ऑफ कंपाइलर। हम इस लेक्चर में, हम प्रीवियस लेक्चर में फेजेस ऑफ कंपाइलर के बारे में बात कर चुके हैं। अब हम हर फेज को अच्छे से समझेंगे, एग्जैक्टली कि हर फेज हमारा करता क्या है, कैसे हमारे हर फेज में काम हो रहा है। ठीक है, तो आपको पता है हमारा पहला फेज होता है लेक्सिकल एनालाइजर, और आगे हम जैसे जैसे पढ़ते जाएंगे हम सारी चीजें देखते जाएंगे। ठीक है, तो देखिए सबसे पहले शुरुआत हम करते हैं। हमने एक इनपुट लिया, लाइन ऑफ कोड है जिसमें है a = b + c * c यानी मल्टीप्लाई 60, सॉरी। ठीक है, तो हमने ये लाइन ऑफ कोड ले लिया, ये हमारा सोर्स प्रोग्राम हुआ। ठीक है, ये हमारा सोर्स प्रोग्राम हुआ, और ये आता है हमारा सबसे पहले लेक्सिकल एनालाइजर के पास। लेक्सिकल एनालाइजर क्या करता है? लेक्सिकल एनालाइजर का काम होता है स्कैनिंग करना। ये हमारे लाइन ऑफ कोड को स्कैन करेगा। सबसे पहले स्कैन करने के बाद ये टोकन्स जनरेट करेगा, मतलब ये जो भी हमने लाइन ऑफ कोड लिखा है इसको ये टोकन्स में तोड़ेगा। टोकन्स मीन्स ये होता है कि हम जितने भी वेरिएबल, कांस्टेंट या जो भी हम ऑपरेटर या जो भी सिंबल यूज करते हैं वो इंडिविजुअली एज अ टोकन काउंट करता है, और जो हम वेरिएबल्स यूज करते हैं उनको हम आइडेंटिफायर बोलते हैं। जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स रहेंगे, और जो कांस्टेंट है उनको कांस्टेंट बोलते हैं। तो टोकन्स हमारे 3 तरीके के डिफाइन हो जाते हैं, आइडेंटिफायर, सिंबल एंड कांस्टेंट। तो जब ये लाइन ऑफ कोड हमारा आता है लेक्सिकल एनालाइजर के पास, तो ये हमारे टोकन्स में टूटता है, जिसमें पहला टोकन है ID1, दूसरा है ID2, नहीं सॉरी, पहला है ID1, दूसरा है इक्वल टू, तीसरा है ID3, चौथा होता है प्लस, एंड देन टोकन नंबर 5 ID3, टोकन नंबर 6 एंड टोकन नंबर 7, जिसमें ID1, ID2, ID3, ID1, ID2 एंड ID3 इनको हम बोलते हैं आइडेंटिफायर। तो हमारे पास इस तरीके से 7 टोकन में हमने क्या किया, अपने प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को, अपने सोर्स प्रोग्राम को ब्रेक डाउन कर दिया। तो यानी पहला फेज हमारा करता है क्या, टोकन जनरेट। पहला फेज क्या करेगा, टोकन जनरेट। अब हमारे लेक्सिकल एनालाइजर में टोकन जनरेट हो गया। अब वो आता है सेकंड फेज, जिसका नाम है सिंटैक्स एनालाइजर। वो आया हमारा सेकंड फेज के पास, सिंटैक्स एनालाइजर। सिंटैक्स एनालाइजर क्या करता है, जो टोकन्स हमने तोड़े हैं फर्स्ट फेज में यानी लेक्सिकल एनालाइजर पे, वो टोकन्स अब उसकी पार्सिंग होंगी। पार्सिंग होने के बाद उसकी पार्स ट्री डिजाइन होगी। तो ये स्टेज मेनली काम करता है पार्सिंग का, ये मेनली काम करेगा पार्सिंग का। और ये जो आप देख पा रहे हैं कि स्ट्रक्चर बना है जिसको हम बोलते हैं पार्स ट्री या सिंटैक्स ट्री। ठीक है, तो ये डिजाइन हुआ पार्स ट्री। एग्जैक्टली जो सिंटैक्स एनालाइजर है पार्स ट्री जनरेट करता है यूजिंग CFG, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर। तो कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर के हेल्प से ये गिवन सोर्स प्रोग्राम या गिवन टोकन्स को उसका सिंटैक्स ट्री डिजाइन करेगा, जिसमें आप देख पा रहे हो कि इस तरीके से कुछ हमारा सिंटैक्स ट्री डिजाइन हो जाएगा। ठीक है, अब ये जब सिंटैक्स ट्री डिजाइन होता है या पार्स ट्री डिजाइन होता है, वो हमारा आता है तीसरे फेज के पास, जिसका नाम है सिमेंटिक एनालाइजर। जिसका नाम है सिमेंटिक एनालाइजर। सिमेंटिक एनालाइजर मैंने पहले भी समझाया था। ये फेज हमारा एग्जैक्टली क्या करता है, ये बस हमारा जो भी हमारे सिंटैक्स एनालाइजर में जो पार्स ट्री बन के आया है उसको वेरीफाई करेगा, उसको चेक करेगा कि वो सिमेंटिकली सही है कि नहीं है, और जहां कुछ उसको लगेगा तो उसके अकॉर्डिंग वो अपडेट कर देगा। जैसे कि हमने पूरा देखा, मुझे कहीं ना कहीं क्या एक प्रॉब्लम दिख रही थी सिंटैक्स वाले में कि ID3 अगर हमारा फ्लोट होता है, ठीक है, ID3 अगर फ्लोट होता है सपोज, तो हम एग्जाम्पल में ये लेके चलते हैं कि ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, ये फ्लोट है, ठीक है, और ये कांस्टेंट है। उसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो ये फ्लोट है और ये क्या है, एक तरीके से इंटीजर है। तो फ्लोट एंड इंटीजर के बीच में क्या है, मल्टीप्लिकेशन करना थोड़ा सा डिफिकल्ट है, जो कि एक साथ में काम नहीं करते हैं। ठीक है, फ्लोट एंड इंटीजर कभी साथ में हमारा एक साथ काम नहीं करेगा।
तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सिमेंटिक एनालाइजर पे आएगा तो सिमेंटिक एनालाइजर इसको वेरीफाई नहीं कर पाएगा। तो वो क्या करेगा कि इंटीजर है उसको वो चेंज कर देगा किसमें, रियल में, ताकि वो हमारे फ्लोट वैल्यू के साथ अपडेट हो जाए। तो आप देख पा रहे हो सिमेंटिक एनालाइजर में क्या हुआ कि हम यहाँ पे जो कांस्टेंट वैल्यू थी इंटीजर वैल्यू, उसको उसने सिमेंटिकली वेरीफाई करने के लिए क्या किया, इंटीजर टू रियल में किया। अब 60 की वैल्यू हो गई 60.0। अब इंटीजर यानी जो हमने लिया था कांस्टेंट वैल्यू वो हो गई 60.0, उसका मल्टीप्लाई होगा ID3 के साथ जो कि ऑलरेडी फ्लोट है और ये परफेक्टली वेरीफाई हो चुका है। तो सिमेंटिक एनालाइजर ने वेरीफाई किया कि जो सिंटेक्स ट्री हम बनाए हैं वो वेरीफाई है कि नहीं, और अगर सही होता तो वैसे का वैसा ही चलता, और अगर उसको कुछ वेरीफाई करना है, अपडेट करना है, तो वो अपडेट भी यहाँ पे उसने कर दिया। फिर हम अब इसने फेज को आपने पहले भी पढ़ा था, लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक फेज को हम बोलते हैं एनालाइजर फेज। पहला फेज हमारा था एनालाइजर फेज, जिसमें 3 पार्ट आते हैं, लेक्सिकल, सिंटैक्स एंड सिमेंटिक। दूसरा फेज होता था सिंथेसिस फेज, जिसमें चौथे नंबर पे आता है इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। जब आप सिमेंटिकली उसको वेरीफाई कर लेते हो तो वो हमारा चौथे नंबर फेज यानी सिंथेसिस फेज पे आ जाता है। और सिंथेसिस फेज में 3 स्टेज आते हैं, इंटरमीडिएट कोड जनरेटर, कोड ऑप्टिमाइजर एंड कोड जनरेटर। ठीक है, सिंथेसिस फेज जो होता है वो हमेशा मशीन डिपेंडेंट होता है और एनालिसिस फेज जो होता है वो मशीन इंडिपेंडेंट होता है। तो यहाँ तक जो चीजें हैं वो मशीन इंडिपेंडेंट तक हमने काम किया, लेकिन जैसे ही यहाँ ये कोड जनरेट होना शुरू हो जाता है, यानी इंटरमीडिएट कोड जैसे ही जनरेट होता है, ये एकदम से क्या हो जाता है, मशीन डिपेंडेंट, यानी सिंथेसिस फेज हमारा मशीन डिपेंडेंट हो चुका है। और पहला फेज आता है सिंथेसिस में इंटरमीडिएट कोड जनरेटर। इंटरमीडिएट कोड जनरेटर हमारा इंटरमीडिएटली जनरेटेड कोड है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं कंपाइलर डिजाइन में। किस कोड को यूज करते हैं, फ्री एड्रेस कोड को, जो कि आपने ऑलरेडी कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन में पढ़ा होगा। हमारे पास इंटरमीडिएट कोड को जनरेट करने के लिए बहुत सारे रिप्रेजेंटेशन है, लेकिन हम कंपाइलर डिजाइन में यूज करने वाले हैं फ्री एड्रेस कोड को। तो फ्री एड्रेस कोड में क्या करने वाले हैं, फ्री एड्रेस को यूज करने वाले हैं। वर्ड इससे ही समझ में आ रहा है कि हम कितने एड्रेस को यूज करेंगे, फ्री। तो आप क्या कर रहे हो, ये लाइक यहाँ पे था, इसको आपने T1 में स्टोर कराया into रियल करके, अब देख पा रहे हो, ठीक। उसके बाद ID3 के साथ उसका एस्टेक किया यानी मल्टीप्लाई किया और आपने उसको स्टोर कर दिया T2 में, ठीक है। फिर आपने लिया ID2 और इतनी वैल्यू को आपने कहाँ स्टोर कर दिया है, T2 में। ID2 एंड T2 मिल के कहाँ चले गए, आपका T3 में। और लास्ट में जब आपने प्लस कर दिया तो ओवरऑल रिजल्ट को हमें स्टोर कहाँ करना है, ID1 में। तो आपने T3 को स्टोर करा दिया ID1 में। तो इस तरीके से क्या हुआ, हमारा इंटरमीडिएट कोड जनरेट हुआ, जो कि मैंने रिप्रेजेंट किया है यूजिंग फ्री एड्रेस कोड। इसके बाद हमारा 5वें फेज में आता है, जब फ्री एड्रेस कोड जनरेट हो जाता है तो वो 5वें फेज के पास आता है, जिसका नाम है कोड ऑप्टिमाइजर। कोड ऑप्टिमाइजर वर्ड से ही पता चल रहा है कि ये हमारे लाइन ऑफ कोड जो जनरेट हुए हैं, यानी फ्री एड्रेस कोड जो जनरेट हुआ है, उसको ऑप्टिमाइज करेगा। ऑप्टिमाइज मीन्स कम से कम मेमोरी में हमारा वो काम होना चाहिए ताकि काम फास्ट हो। तो मेमोरी कम चाहिए यानी कोड को ऑप्टिमाइज करना है, और वो कैसे करेगा, वो हमारे यूजलेस वेरिएबल को हटा देगा, या फिर रिपीटेड जो चीजें हो रही होंगी, जो मतलब जो हमारी फर्जी की मेमोरी यूज कर रहा होगा, तो उसको हम क्या करेंगे, उस लाइन ऑफ कोड को हटा करके उसी काम को कम से कम वेरिएबल में कराएंगे। जैसे देखते हैं, अब इसी काम को हम क्या करेंगे, 2 लाइन में भी करा सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है, करा सकते हैं। हमने T1 में डायरेक्ट ही क्या किया, T1 में ही डायरेक्ट ये वाला काम करा दिया, ठीक है, T1 में हो गया। अब डायरेक्ट मैंने क्या किया, ID2 में प्लस करा दिया, सॉरी ID1 में, ठीक है ना। इतना काम कराने के बाद मैंने ID1 में ही डायरेक्ट, जिसको मैं बाद में मूव करती, जो कि लास्ट ईयर मूव कराया था मैंने डायरेक्ट ही ये काम ID1 में करा दिया, क्योंकि ID1 में हमें रिजल्ट स्टोर करना था। तो मैंने क्या किया कि जो मेरा यूजलेस लाइन ऑफ कोड था, क्या था, T3, इसको मैंने हटा दिया और मैंने इसी काम को T1 में करा दिया, और उसके बाद लास्ट में T3 में जो हमको कराना था वो मैंने ID1 में ही करा दिया।
यहाँ से क्या हुआ, इसी काम को मैंने 2 लाइन में करा दिया, मेरी मेमोरी कम हुई, मेरा कोड क्या हो गया, ऑप्टिमाइज हो गया। कोड ऑप्टिमाइजर के बाद जो लास्ट फेज के पास आता है, लास्ट फेज है हमारा कोड जनरेटर। ये वर्ड से ही आपको समझ में आ रहा है। अच्छा एक चीज और, ये जो लाइन ऑफ कोड से इनको बोलते हैं ऑप्टिमाइज्ड कोड। ऑप्टिमाइज्ड कोड मिलने के बाद वो आता है आपका कोड जनरेटर, यानी लास्ट फेज के पास। लास्ट फेज कोड जनरेटर है। हम कंपाइलर में करने क्या जा रहे थे, हम कंपाइलर में सोर्स प्रोग्राम लेते थे और रिजल्ट हमारा मशीन कोड होता था, है ना। तो हमने यहाँ से शुरू किया था और लास्ट कोड मैंने बोला लास्ट फेज है कोड जनरेटर, यानी इस फेज का काम हो रहा होगा मशीन कोड जनरेट करना, ठीक है। तो इस फेज का काम है ऑप्टिमाइज कोड को लेना और मशीन कोड में अपने सारी चीजों को कन्वर्ट कर देना। मतलब ऑप्टिमाइज कोड को लेगा और लास्ट में जो हमारी मशीन को समझ में आए उस कोड में उसको कन्वर्ट कर देना, ठीक है। वो हमारा कहलाता है मशीन कोड। मशीन कोड आप देख पा रहे हो क्या किया एग्जैक्टली। ID3 को उसने R2 में रजिस्टर में मूव कराया है, फिर उसने जो इंटीजर वैल्यू थी उसको R2 में मल्टीप्लाई करा दिया, ठीक है। यानी हमारा इतना काम हो चुका है, इतना काम हो गया, ठीक। इसके बाद ID2 को उसने R1 में मूव कराया, फिर R1 में मूव कराने के बाद अब मुझे प्लस करना था तो उसने क्या किया, ऐड R2 एंड R1 को उसने ऐड करवाया और लास्ट में ID1 में मुझे रिजल्ट चाहिए था, इसलिए R1 में जो वैल्यू स्टोर हुई थी एडिशन के बाद उसको हमने ID1 में मूव करा दिया। इस प्रकार से हमारा ये जो कोड जनरेट हुआ इसको मैंने बोला ये मशीन कोड हमारा बन गया, जो कि सोर्स प्रोग्राम ये था और उसका मशीन कोड इस तरीके से कुछ जनरेट हो गया। तो ये हमारे 6 स्टेज या 6 फेजेस थे कंपाइलर डिजाइन के इन ब्रीफ। आगे के लेक्चर नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच।